आज हम पढ़ेंगे अर्ली मिनिस्ट्री। अर्ली मिनिस्ट्री के अंदर लियाकत अली खान। लियाकत अली खान कौन थे? लियाकत अली खान वॉज पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीजें चल रही हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने जिना। जिना वॉज पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये बने 1947 से लेकर 1948। और इनके दौर में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान लियाकत अली खान थे 47 से 51 तक प्राइम मिनिस्टर। 51 में उनका मर्डर हुआ, उनको गोली मारी गई जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। पर जिना के बाद, जब जिना का इंतकाल हुआ 48 में, तो जिना के बाद आपके दूसरे गवर्नर जनरल कौन बने? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन ख्वाजा नाजिमुद्दीन बने 48 से लेकर 51 तक। तो लियाकत अली खान के दौर में दो गवर्नर जनरल रहे। एक रहे आपके जिन्ना, दूसरे थे आपके ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ठीक। अब हम लियाकत अली खान की चार मेन चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हमें 4 मार्कर भी आ सकता है और 14 मार्कर के अंदर भी हमें लियाकत अली खान के बारे में लिखना पड़ सकता है। लियाकत अली खान का सेपरेटली 14 मार्कर नहीं आता, पर वो अर्ली मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर आता है। ठीक है, ख्वाजा नाजिमुद्दीन आ गया, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। अगर लियाकत अली खान आएगा तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन नहीं आएगा। लियाकत अली खान आएगा, बोगरा आ गया, मलिक गुलाम मोहम्मद आ गया, सिकंदर मिर्जा आ गया, इन सब मिलाकर आपका एक सवाल बनता है। ठीक है, आ जाओ। लियाकत अली खान आपके बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। वो बड़ा अच्छा दौर था जब जिना और लियाकत अली खान संभाल लेते पाकिस्तान। पर जिना के बाद सिर्फ एक अच्छे पॉलिटिशियन बाकी थे, वो थे लियाकत। लियाकत का इंतकाल जब हो गया ना 51 में, तो पाकिस्तान पे बुरे हाथों में चला गया। पाकिस्तान पे ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में चला गया और फिर पाकिस्तान डूबता रहा, डूबता रहा, डूबता रहा। ठीक है, सबसे पहले जो लियाकत अली खान का जो चीज है वो है लियाकत नेहरू पैक्ट। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक पैक्ट साइन करा, एक ट्रीटी साइन की, जिसका नाम था लियाकत नेहरू पैक्ट। लियाकत नेहरू पैक्ट क्या था? ये था रेफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 1950 में लियाकत और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने साइन करा कि हम एक दूसरे के जो रेफ्यूजीज हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं, उनको हम सिस्टमेटिकली तरीके से वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। और सिस्टमेटिकली तरीके से हम पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं, हम उनको वहां पर भेजेंगे इंडिया में। और इंडिया में जो मुसलमान है उसको सिस्टमेटिकली तरीके से नेहरू की जिम्मेदारी होगी। नेहरू की जिम्मेदारी होगी और नेहरू की सुपरविजन में वहां से मुस्लिम हमारे मुल्क में आएंगे। जिसको भी आना जाना है, जो भी रेफ्यूजीज की अदला बदली करनी है, वो अब गवर्नमेंट के थ्रू होगी। वरना पहले क्या था, बॉर्डर खुली हुई थी, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। अब ऐसा नहीं होगा, अब सिस्टमेटिकली होगा। ये था लियाकत नेहरू पैक्ट। ये था रेफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1950 में आपका साइन हुआ, वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एक और बात, जब पाकिस्तान बना था ना 1947 में, तो पाकिस्तान देख रहा था कि अब मैं किस किस से दोस्ती करूं। बेसिकली उस वक्त मुल्क ना दो हिस्सों में, पूरा जो दुनिया था, वर्ल्ड था, वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक थे आपके कम्युनिस्ट, दूसरे थे आपके डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, जो वेस्ट था। और एक था कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट में कौन आता था? यूएसएसआर और चाइना, ये दोनों कंट्री आते थे। यूएसएसआर उस वक्त बहुत पावरफुल था, और दूसरे पर है वेस्ट, और वेस्ट में है यूएसए। तो लियाकत अली खान ये चाह रहे थे कि वो यूएस की तरफ जाए। पर यूएस इनवाइट भेजेगा, यूएस हमसे बातचीत करेगा तो ही हम जा सकते हैं। ऐसे तो मुंह उठा के नहीं जा सकते कि चलो हमें आपसे दोस्ती करने, नहीं। यूएस हमें इनवाइट भेजेगा तो हम यूएस जाएंगे। तो 1948-49 में ही यूएसएसआर ने आपको पैगाम भेज दिया, यूएसएसआर ने आपको इनवाइट भेज दिया। सबसे पहले तो कोई इनवाइट नहीं भेजा था, फिर यूएसएसआर ने देखा कि आप कहीं जा नहीं रहे हो, तो यूएसएसआर ने आपको इनवाइट भेज दिया कि ये ले इनवाइट, और अब आप मामला संभाल लें, अब आप हमारे पास आ जाए, हमसे दोस्ती कर लें। पर लियाकत अली खान सोच रहे थे कम्युनिस्ट के साथ जाऊं मैं, अभी अभी हम बने हैं, वेस्ट से अगर दोस्ती का पैगाम आ जाता है तो फायदा ज्यादा होगा।
डेमोक्रेटिक के साथ अगर हम चले जाएं तो पूरे वेस्ट के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, अगर हमने यूएसए के साथ दोस्ती कर ली। पर अगर हम कम्युनिस्ट के साथ, यूएसएसआर के साथ दोस्ती करते हैं तो पूरा वेस्ट हमसे अलग हो जाएगा, फिर वेस्ट हमसे दोस्ती नहीं करेगा। तो हम क्या करें? लियाकत अली खान ने सोचा 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 और लियाकत अली खान ने ये फैसला करा कि हम चलो यूएसए छोड़ देते हैं, क्योंकि यूएसए तो हमें इनवाइट भेज ही नहीं रहा, यूएसए तो हमसे दोस्ती करना ही नहीं चाह रहा, तो ठीक है हम यूएसएसआर जाते हैं। जैसे ही लियाकत अली खान ने पब्लिकली कहा कि ठीक है हम यूएसएसआर जाएंगे, अगले दिन यूएसए के इनवाइट आ गए आपको। यूएसए की जैसे इनवाइट आया, यूएसएसआर को डिक्लाइन करा और आप चले गए यूएसए। लियाकत अली खान ने एक सर्विस इनकी ये भी है, लियाकत अली खान ने यूएसएसआर की इनवाइट को डिक्लाइन करा और यूएसए की ऑफर को एक्सेप्ट करा, और फिर आप गए यूएसए, यूएसए के साथ दोस्ती की और यूएसए के साथ दोस्त बन गए। भाईचारा वाला सिस्टम हो गया यूएसए के साथ। भाई यूएसएसआर के साथ आपके रिश्ते खराब हुए, जैसे ही आप बना आपका रिश्ता खराब हो गया, क्योंकि आपने उसकी ऑफर को डिक्लाइन करा। ठीक, ये था लियाकत नेहरू पैक्ट। मैंने आपको 2 मिनट पहले भी समझाया लियाकत नेहरू पैक्ट क्या था। 1950 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रीटी साइन की। इसका मेन काम था रेफ्यूजीज की अदला बदली को करना। ये था लियाकत अली खान का सबसे पहला टॉपिक। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जिन्ना लियाकत अली खान को बड़ा प्रेशराइज कर देते हैं कि लियाकत चाचू चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, क्योंकि अभी तक आप कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे थे? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या अभी तक आप चला रहे हो। तो जब तक जिंदा थे लियाकत अली खान को प्रेशराइज करते गए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, पर लियाकत अली खान बना नहीं पा रहे थे। लियाकत अली खान के पास दूसरे भी काम थे, प्रेशर भी था, अर्ली बॉर्न पाकिस्तान को भी संभालना है, उल्मा एक अलग चीज चाह रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान वाले कुछ और चाह रहे हैं, लियाकत अली खान कुछ और सोच रहे हैं, तो बहुत सारे मसले थे। तो लियाकत अली खान थोड़े इस टाइम पर स्लो थे, पर इवेंचुअली 1949 में इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया, जिसको कहते हैं इन्होंने बेसिक फ्रेमवर्क बनाया, जिसकी बेसिस पर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा। वो ना जब आप एक एस्से लिखते हो, एस्से लिखने से पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, कुछ कुछ पॉइंटर्स लिख लेते हो कि आपकी स्टोरी में आप क्या क्या चीजें डालोगे। वो बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक पॉइंटर्स लियाकत अली खान ने बनाए कि भाई ये है एक बेसिक प्रिंसिपल, अब इसकी बेसिस पर मैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा। लियाकत अली खान ने बोला मैं खुद ही बनाऊंगा, पर वो बना तो नहीं पाया, उनका इंतकाल हो गया, उनको गोली मार दी। पर ये था इनका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, असेंबली ने बनाया, रेजोल्यूशन पास कराया 1949 में कि इस बेसिस पर आपका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा। लियाकत अली खान ने सोचा कि मैं कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊं, तो लियाकत अली खान ने बोला कि इसमें हमें इस्लाम भी डालना है और वेस्टर्न आइडियोलॉजी भी डालनी है। तो लियाकत अली खान ने क्या करा, डेमोक्रेसी भी उठाई, इस्लाम भी उठाया, तो इस्लामिक डेमोक्रेसी करके कुछ बना दिया। इस्लाम और डेमोक्रेसी का दोनों का मिलाव, दोनों का एक कंबाइन एफर्ट इन्होंने बनाई। वो क्या करा इन्होंने, सबसे पहले तो इन्होंने सोचा कि भाई एक तो डेमोक्रेसी भी होगी, वेस्ट की आइडियोलॉजी भी आएगी और इस्लाम भी आएगा। इन्होंने सबसे पहले कहा सोवेरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, ऑल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। द स्टेट शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये पता है किसकी डेफिनेशन है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वन मैन वन वोट, मीन्स जो मुल्क चलाएंगे वो लोगों के चुने हुए लोग होंगे। दे विल बी चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो मुल्क को चलाएंगे। तो लियाकत अली खान ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी होगी, जो जिना भी चाहते थे। The principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enacted by Islam shall be fully observed. चलो भाई इस्लाम में तजवीज़ दे दी। फिर यही है कि कुरान और सुन्ना से ही आपके जो मुसलमान हैं पाकिस्तान में वो अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। फिर इन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान शैल बी अ फेडरेशन, पाकिस्तान एक फेडरेशन होगा, फंडामेंटल राइट्स शैल बी गारंटीड और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ उसको पढ़ के छोड़ देते हैं,
जुडिशरी इंडिपेंडेंट, इसका मतलब कुछ समझाता भी नहीं है और बच्चा समझना चाहते भी नहीं। ये इस टॉपिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बात, पर मैं आपको फिर भी ये बात समझाऊंगा। जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट का मतलब, जुडिशरी एक अलग इदारा होगी, उसका पॉलिटिक्स से, उसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं होगा। जुडिशरी का हेड होता है चीफ जस्टिस, जुडिशरी का हेड होगा चीफ जस्टिस। ठीक, चीफ जस्टिस हर चीज को देखेगा, कोई भी जुडिशियल प्रॉब्लम होगा, कोई भी लॉ ब्रेक होगा तो चीफ जस्टिस देखेगा। चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर को भी निकाल सकता है, चीफ जस्टिस किसी भी केस सुन सकता है, कोई भी केस सुन सकता है और किसी के खिलाफ भी वर्डिक्ट दे सकता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट इसलिए कराया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास, ये जो ऐसे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके पास कोई अनगिनत पावर ना आ जाए। उनको पता हो कि उनके ऊपर भी कोई बंदा है जो इनका चेक एंड बैलेंस रखने वाला है। वरना अगर किसी को अनलिमिटेड पावर दे दो, चेक एंड बैलेंस ना हो ना, तो मिस यूज ऑफ पावर होता है। और पावर, हमेशा कहता हूँ, पावर सबसे बड़ा नशा है। पावर से बड़ा नशा कुछ भी नहीं है। पावर बहुत बड़ी चीज है। लोग पैसे बाद में देखते हैं, पावर पहले देखते। तो पावर, अनलिमिटेड पावर इज नॉट अ गुड थिंग। इसलिए लियाकत अली खान ने क्या कहा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी के मामले में कोई बीच में नहीं बोलेगा। तो चीफ जस्टिस उसका बड़ा होगा, ठीक है। पर ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय ईस्ट पाकिस्तान एंड उलेमा। उलमा चाह रहे थे कि और इस्लामिक करो, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी डाल ही क्यों रहे हो, और इसको इस्लामिक बनाओ। और दूसरा, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान ने कहा कि बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, नेशनल लैंग्वेज बनाओ, ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा राइट्स दो, ईस्ट पाकिस्तान में ये करो, ईस्ट पाकिस्तान में वो करो। तो ईस्ट पाकिस्तान वाले अपने राइट्स डिमांड कर रहे थे बहुत ज्यादा, और उलमा चाह रहे थे कि पूरा इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए। ये था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन समवट सक्सेसफुल था, पर इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी लियाकत अली खान को झेलना पड़ा। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इस्लाम भी लाया और डेमोक्रेसी भी लाया, तो दोनों का एक मिक्सचर हो गया। अब लियाकत अली खान के बारे में दो बातें हैं जो बाकी हैं लियाकत अली खान के बारे में। उसमें एक चीज है रावलपिंडी कंस्पिरेसी। रावलपिंडी कंस्पिरेसी ऑफ 1951। ये क्या था? रावलपिंडी कंस्पिरेसी ऑफ 1951, ये क्या था कि इट वाज अ मिलिट्री कूप। एक मिलिट्री कूप प्लान हो रहा था लियाकत अली खान के खिलाफ। आर्मी लियाकत अली खान की गवर्नमेंट को गिराना चाह रही थी। अभी पाकिस्तान बना नहीं है और गवर्नमेंट को गिराने की बात हो रही है। मैं लिटरली अभी पाकिस्तान बना है यार, कुछ वक्त तो दो गवर्नमेंट को, पहली गवर्नमेंट है यार, चलने तो दो। अभी ही ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को गिरा दें। हालांकि गवर्नमेंट क्यों गिराना चाह रहे थे? क्योंकि वो वेस्ट से बड़ा इन्फ्लुएंस हो रही थी। तो आर्मी कह रही थी कि यार ये बहुत ज्यादा वेस्ट के अंदर घुस रहे हैं, ये इतना भी अच्छा नहीं है वेस्ट के अंदर घुसना, तो हमें वेस्ट से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, हमें अपनी आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी। और वेस्ट 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 कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरा वैसे आइडियोलॉजी का नहीं। तो जो कुछ लोग थे वो इनके खिलाफ थे लियाकत खान की गवर्नमेंट के, जिसमें दो बड़े नाम आते हैं, एक जनरल अकबर खान, दूसरा एक इंटेलेक्चुअल फैज अहमद फैज, जो आपके राइटर हैं, पोएट हैं, फैज अहमद फैज। एक इंटेलेक्चुअल और एक आर्मी का बंदा। होता ये कि जनरल अकबर खान फैज अहमद फैज को अपने घर पर बुलाते हैं और एक मीटिंग रखते हैं। उस मीटिंग में ये होता है कि ये दोनों ये बातचीत कर रहे होते हैं, क्या हम लियाकत खान की गवर्नमेंट को कैसे गिराएं, हम क्या करें, हम इनको मार दें, इनको किडनैप करें या मार्शल लॉ लगा दें, हम क्या करें। ये बातें हो ही रही थी, पर फैज अहमद फैज इस हक में नहीं थे। इन्होंने सोचा कि यार ऐसा नहीं करते। पर रात को जब बात करके खड़े हुए तो इन्होंने ये फैसला करा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। पर ये बात किसी ने इनकी लीक कर दी कि ऐसा करने का इन्होंने सोचा। चलो भाई, सोचा। अब सुबह ये रात को सो तो गए अपने अपने घर पर, उठे तो पुलिस पहुंची हुई थी। क्या आप गवर्नमेंट को गिराने की बात कर दो, आ जाओ जेल में आ जाओ। तो लियाकत अली खान ने, गवर्नमेंट ने इन दोनों को जेल में डाल दिया, जनरल अकबर खान और फैज अहमद फैज, इन दोनों को। ये थी रावलपिंडी कंस्पिरेसी। इट वाज अ कंस्पिरेसी, इट वाज अ मिलिट्री coup planned against लियाकत अली खान, the
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पहली गवर्नमेंट थी, उसको गिराने का ये लोग सोच रहे थे। समझ में आई? ये था रावलपिंडी कंस्पिरेसी। चौथी बात, परोडा। परोडा was Public Representative Officers Disqualification Act. पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ये भी 1950s में आपका लियाकत अली खान ने निकाला। इसका जो मेन एम था वो ये था कि हम इसको इसलिए निकाल रहे हैं कि जो करप्ट ऑफिसर हैं, जो चोरी करते हैं, जो इनकॉम्पिटेंट हैं, जो करप्टेड ऑफिसर हैं, हम उनके खिलाफ एक 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 लॉ बनाते हैं कि अगर इन्होंने कुछ चोरी करी, अगर इन्होंने करप्शन करी, तो हम इनको निकाल देंगे। ठीक, इनको डिसमिस कर देंगे एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस से डिसमिस कर देंगे और उनको कुछ जेल भी होगी। तो इट वाज एन एक्ट फॉर डीबारिंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम पब्लिक ऑफिस फॉर अ सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम if he is judicially found guilty of misconduct in public office or any representative capacity in any matter. कोई करप्शन पकड़ा गया, कोई गलत काम में पकड़ा गया, तो उस गवर्नमेंट ऑफिसर को हम निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे। कंप्लेंट को बी मेड टू गवर्नर जनरल, या तो गवर्नर जनरल के पास पावर होगी या प्रोविंशियल गवर्नर के पास होगी, who could order inquiry by judge. Anyone who found guilty under Paroda was debarred from office. कितना आपको अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा लॉ है कि गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ हम एक चीज करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर को निकाल देंगे, करप्शन रुकेगी, इससे ये होगा, इससे पाकिस्तान मुल्क बेहतर होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि ये इदारा, ये ऑर्गेनाइजेशन ही करप्ट हो गई। समझ लो, ये इदारा जो था, जो करप्शन को रोकने के लिए बना था, वो इदारा ही करप्ट हो गया। क्या हुआ, जो इलीट थे, जो पावरफुल लोग थे, वो छोटों को या अपने ओपोजिशन को पावर से डिसमिस करने के लिए ये चीज यूज कर रहे थे। प्रोविंशियल गवर्नर को बोलते थे इसको जरा निकालो, उसके खिलाफ जरा इंक्वायरी बिठाओ, जज को बोला कि जरा आप इसको देख लेना, इसको आप निकाल दो, इसको डिसमिस कर दो। तो जो लेटर इट वाज मिसयूज्ड बाय इलीट्स टू रिमूव दोज दे डू नॉट लाइक, तो जो इनको नहीं पसंद थे उनको निकालना शुरू कर दिए। जो इदारा करप्शन को रोकने के लिए बना, लेटर वो ही करप्ट हो गई। फिर 1954 में मलिक गुलाम मोहम्मद ने परोडा को कैंसिल कर दिया, ये लॉ ही रिमूव कर दी। ये थी लियाकत अली खान की 4 सर्विस। 2-4 बातें और हैं। लियाकत अली खान ने आपको यूएन ज्वाइन करा के दिया। लियाकत अली ने जैसे ही पाकिस्तान बना, लियाकत अली खान गए यूएन, और यूएन में आपको पाकिस्तान ज्वाइंड और बिकेम मेंबर ऑफ यूएन। लियाकत अली खान की टर्म में गवर्नमेंट में आप यूएन के मेंबर बने, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इंडिया तो यूएन का मेंबर है, क्योंकि इंडिया तो पहले से ही था। तो इंडिया यूएन का मेंबर बहुत पहले से था, पर आप नई कंट्री बने हो, आप अभी बने हो, तो आपको यूएन का मेंबर बनना पड़ेगा। तो पाकिस्तान लियाकत अली खान की गवर्नमेंट में यूएन का मेंबर बना। समझ में आई? क्लियर है? पाकिस्तान ने यूएन क्यों ज्वाइन की थी? पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने 2 मसले रेस करे थे। एक करा था कनाल वाटर डिस्प्यूट, जो कनाल वाटर का मसला हो रहा था वो लियाकत अली खान ने रेस करा था, और जो दूसरा मसला था वो था कश्मीर इशू, इन्होंने रेस करा था। तो इन्होंने 2 प्रॉब्लम रेस करे थे, कनाल वाटर डिस्प्यूट और कश्मीर इशू, यूएन ज्वाइन करने के बाद। ये पूरा था लियाकत अली खान के बारे में। लियाकत अली खान के एक और बात आप लिख सकते हो कि लियाकत अली खान के दौर में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बनी थी, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये भी लियाकत अली खान के दौर में बनी। तो ये सब था लियाकत अली खान के बारे में। लियाकत अली खान के बारे में 4 चीजें पढ़ी मेन। एक हमने पढ़ा सबसे पहले इनका लियाकत नेहरू पैक्ट, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्होंने साइन करा। फिर पढ़ा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो एक बेसिक फ्रेमवर्क था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया एक बेसिक फ्रेमवर्क, जिसके बेसिस पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। फिर हमने पढ़ा रावलपिंडी कंस्पिरेसी, लियाकत अली खान को गिराने की बातें। फिर हमने पढ़ा परोडा।
पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1950s में बना, जो 1954 में उसको कैंसिल कर दिया मलिक गुलाम मोहम्मद ने। और फिर लियाकत खान को 51 में गोली लगी और सारी दुनिया रोने लगी। लियाकत खान वो असैसिनेटेड, साद अकबर नाम के एक बंदे ने मारा था, पर जैसे उसको पकड़ने गए उसने भी सुसाइड कर ली या उसको किसी ने मार दिया, तो किसी को पता नहीं चला कि किसने क्यों मारा। साद अकबर ने मारा, पर क्यों मारा, किसके बोलने पर मारा लियाकत खान को कुछ नहीं पता चला। ये आज तक एक हिडन एविडेंस ही है, आज तक कभी ये बात सामने नहीं आई कि लियाकत खान को किसने गोली मारी और क्यों गोली मारी। पर लियाकत खान वाज मर्डर इन 1951, जिसके बेसिस पर आपके जो प्रीमियम गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई और उसके बाद आपके दूसरे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे गवर्नर जनरल आते हैं। इसका भी मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद कौन आता है। हमने यहाँ तक तो पढ़ा था ना, तो पढ़ा है प्राइम मिनिस्टर लियाकत खान 51 में लियाकत खान का इंतकाल हुआ, तो मलिक गुलाम मोहम्मद ख्वाजा नाजिमुद्दीन को रिक्वेस्ट करते हैं, अरे लियाकत भाई आप तो कितने नेक इंसान हैं, आप ख्वाजा नाजिमुद्दीन आप लियाकत खान के दोस्त थे ना। ये ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मलिक गुलाम मोहम्मद ख्वाजा नाजिमुद्दीन को कन्विंस करते हैं और बोलते मीठी मीठी बातें बोलते हैं, अरे ख्वाजा नाजिमुद्दीन कितने प्यारे इंसान हैं, आप लियाकत अली खान के दोस्त थे। जी बिल्कुल था। आप, मुझे लगता है आप लियाकत अली खान की तरह ही सोचते, आपका दिमाग और लियाकत अली खान का दिमाग दोनों का माशाल्लाह बड़ा तेज था और दोनों एक जैसा सोचते हो। नाजिमुद्दीन बोला हाँ अच्छा अच्छा बिल्कुल ऐसा ही। तो क्यों ना आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और मैं सीधा साधा आदमी गवर्नर जनरल बन जाता हूँ। चालाक आदमी मलिक गुलाम मोहम्मद, क्योंकि उसको पता था गवर्नर जनरल के पास ज्यादा पावर है। तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने क्या करा, 51 में इसने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को गवर्नर जनरल की पोस्ट से हटा कर कन्विंस करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन बन गए 51 में प्राइम मिनिस्टर और मलिक गुलाम मोहम्मद बन गया गवर्नर जनरल 51 से लेकर 55 तक। और ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो थे वो 51 में बन गए प्राइम मिनिस्टर और 53 तक प्राइम मिनिस्टर है। तो 53 में ऐसा क्या हुआ, बताओ 53 में क्या हुआ, मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को निकाल दिया। या आप तो पहली दफा सुन रहे हो, पर सेक्शन 3 में बहुत दफा सुनोगे, जो जिसको लाता है, जो जिसके लिए फेवर करेगा वही निकाला जाएगा उसके हाथ। अगर ए बी को लाता है, ए बी पर फेवर करते हैं, तो बी ए को निकालेगा। ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने मलिक गुलाम मोहम्मद के लिए अपनी जगह छोड़ी थी, गवर्नर जनरल की जगह छोड़ के वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो एक नीचे की पोस्ट पर आए। पर हुआ क्या कि मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को 53 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से निकाल दिया और फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपका आता है मोहम्मद अली बोगरा, जो 53 से 55 तक रहते हैं। समय आया, 53 से 55 तक रहते हैं। ये थी आपकी पूरी अर्ली मिनिस्ट्री। अब इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।